हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर आप मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे हैं तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं एक छोटे से 2 लाइन की पंक्तियों के साथ। ठीक है। जो भी सक्सेस जिसे मिल जाती है लाइफ में, तो ये बड़ी सुंदर सी पंक्तियां हैं, उनके साथ शुरू करते हैं। तो पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। डर मुझे भी लगा था फासला देखकर, डर मुझे भी लगा था फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया अपनी मंजिल को देखकर। खुद ब खुद पास आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। तो अपना हौसला नहीं तोड़ना है, हौसले को बनाए रखना है, क्योंकि यूपीएससी की जर्नी थोड़ी सी डिफिकल्ट जर्नी है, क्योंकि वही सेम रूटीन आपको फॉलो करना है, रोज वही चीज़ें करनी हैं, तो उसमें थोड़ा सा हमें डीमोटिवेटेड हम फील करते हैं, कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती है। इसलिए अपने हौसले को बुलंद रखना है, क्योंकि जो इंस्पिरेशन है, जो मोटिवेशन है, वो इंटरनल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सटर्नल मोटिवेशन, हम शॉर्ट्स देख लें, किसी स्पीकर को सुन ले, टॉपर्स की बातें सुन ले, वो हमें 1-2 दिन का मोटिवेशन दे सकती हैं, लेकिन इंटरनल मोटिवेशन इस पूरी जर्नी में अपना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास इनिशिएटिव। ओके, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट लेक्चर। काफ़ी सारी न्यूज़ जो है वो रिपीटेड है। ओके, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो प्रपोजल स्टेज पर थी वो अब इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पर आ गई हैं। ठीक है, तो उसी में पहले न्यूज़ है, इसरो सेंड्स लार्जेस्ट कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट टू ऑर्बिट। ये हम ऑलरेडी इस न्यूज़ को कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो हम अगर देखें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने प्लेस किया है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में। ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस। ये है क्या, ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। देखो, अर्थ की जो भी ऑर्बिट्स हैं जिनमें सैटेलाइट्स हम भेजते हैं, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड करी जाती हैं। एक होती है लो अर्थ ऑर्बिट, एक होती है मीडियम अर्थ ऑर्बिट, और एक होती है हाई अर्थ ऑर्बिट। दे आर क्लासिफाइड बेस्ड अपॉन देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ओके, इस बेसिस पर इन्हें क्लासिफाई किया जाता है, और इन्हीं में हम अपनी सैटेलाइट, ज़्यादातर जो सैटेलाइट्स जाती हैं वो लो अर्थ ऑर्बिट में जाती हैं। हमारे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो हैं वो भी लो अर्थ ऑर्बिट में रहते हैं। ठीक है, तो अभी इसरो ने सैटेलाइट लॉन्च करी है। ठीक है, यहां से अगर आप देखेंगे तो इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने सैटेलाइट प्लेस करी है। उस सैटेलाइट का नाम है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2। जो सैटेलाइट लॉन्च हुई है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2। ओके, लेट मी करेक्ट वन स्पेलिंग ओवर हियर। तो ये सैटेलाइट जो है, इस सैटेलाइट का नाम ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट है। ये इसरो ने लॉन्च करी है ऑन वेंसडे। ओके, कहां लॉन्च हुई है, किस ऑर्बिट में प्लेस करी गई है, तो आप वो भी याद रखेंगे। इट हैज बीन प्लेस्ड इन दी लो अर्थ ऑर्बिट, लियो में इसे प्लेस किया गया है। ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट में इसे प्लेस किया गया है। इस लॉन्चिंग में जो लॉन्च व्हीकल यूज किया गया है वो है हमारा मार्क 3 लॉन्च व्हीकल। अगर हम इस चीज को देखें, लॉन्च व्हीकल मार्क 3, ये सैटेलाइट जिस लॉन्च व्हीकल से लॉन्च करी गई है, लॉन्च व्हीकल मार्क 3, LVM-3 बाहुबली। ओके, ये इसकी डिजाइन कुछ इस तरह से दिखती है। solid fuel, liquid fuel, and here comes cryogenic fuel, and this is the payload। अगर आप देखेंगे इस तरह का, ये हमारा लॉन्च व्हीकल है। लॉन्च व्हीकल जो है, लेट्स सी दिस इन द इमेज आल्सो, ये हमारा लॉन्च व्हीकल है। ओके, LMV-3, जिसकी मदद से हमने पेलोड को लॉन्च किया है। यहाँ पर पेलोड जो है, जो सैटेलाइट है, वो है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2। तो यहाँ पर ये देखेंगे, ये हो जाता है हमारा पेलोड।
और यहाँ पर ये आप देख पा रहे होंगे, ये दो फिगर्स जो हैं ये क्रायोजेनिक इंजन के साथ हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला ये इस तरह के इंजन्स हैं। ओके, यहाँ सॉरी फ्यूल्स हैं। ओके, सबसे पहले सॉलिड फ्यूल, देन लिक्विड फ्यूल, सॉलिड फ्यूल के बाद लिक्विड फ्यूल और क्रायोजेनिक फ्यूल, और यहाँ पर पेलोड रखा गया है यहाँ से। और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी उपलब्धि की बात हो जाती है दो पर्सपेक्टिव से। तो इसमें कहा गया है कि जो इस मिशन ने हमारे दो टारगेट्स को सक्सेसफुल किया है। सबसे पहला टारगेट है कि हम लार्जेस्ट कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस कर दिया गया है, और ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट जो है ये हैवीएस्ट पे लोड है जो कि LVM-3 बाहुबली के द्वारा लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस किया गया है। ठीक है, हैवीएस्ट जो सैटेलाइट है उसे प्लेस करने में हमने रिकॉर्ड अब अपने आप में एक रिकॉर्ड तय किया है। ठीक है, ये है। और ये जो सैटेलाइट लॉन्च करी गई है श्रीहरिकोटा से लॉन्च करी गई है, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च करी गई है। LVM-3 बाहुबली रॉकेट यहाँ यूज किया गया है जिसका हमने जिक्र किया है। ठीक है, और ये हुआ है यूएस के हमारे कस्टमर हैं AST स्पेस मोबाइल। ठीक है, यूएस बेस्ड, याद रखेंगे ये पॉइंट, यूएस बेस्ड AST स्पेस मोबाइल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट बनाई है और इसे इसरो ने प्लेस किया है। ठीक है, यहां से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो सैटेलाइट है कमर्शियल कम्युनिकेशन के तौर पर यूज करी जाएगी। कमर्शियल कम्युनिकेशन, यहां से जो हमारे स्मार्टफोन्स हैं उसकी कनेक्टिविटी को काफी ज्यादा एनहेंस किया जाएगा, और ये इस रिगार्ड में काफी अच्छा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दो बातें आपको बहुत इंपॉर्टेंट रखनी है। ये हमारा सक्सेस इसलिए है, सबसे पहली चीज ये है कि हमने कमर्शियल सैटेलाइट को लॉन्च किया है लो अर्थ ऑर्बिट में। दूसरा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, ओके, लो अर्थ ऑर्बिट, जो ध्रुव है, जो पास वाला ध्रुव है अर्थ के अराउंड, पृथ्वी के अराउंड जो पास वाला ध्रुव है उसमें प्लेस करी गई है। दूसरी जो पॉइंट अगर हम बात करें तो सबसे हैवीएस्ट, सबसे वजनदार जो पेलोड जो सैटेलाइट रखी गई है LVM-3 बाहुबली रॉकेट के द्वारा, वो ये ब्लू बर्ड ब्लॉक 2, ठीक है, हिंदी में भी इसका नाम ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 ही लिख कर आएगा एग्जाम में, उसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये थी हमारे पहली न्यूज़ जो हमने समझी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे इसी रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो ये एक PYQ है UPSC का, ठीक है, इसलिए ये न्यूज़ चूज करी है हमने। न्यूज़ रिलेटेड है एवियन इन्फ्लुएंजा से रिलेटेड, ओके, इज रिलेटेड विथ एवियन इन्फ्लुएंजा। तो कहाँ पर आप ये अगर इमेज देख पा रहे हैं तो इस इमेज में आपको काफ़ी सारी डक्स नज़र आ रही होंगी। ठीक है, ये कुत्तानाड़ अलापुजा डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, ठीक है, केरला की डक फार्मिंग खतरे में है बिकॉज ऑफ एवियन इन्फ्लुएंजा। एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू जो है उसके बिहाफ पर ये जो डक फार्मिंग है, एंशियंट ट्रेडिशनल डक फार्मिंग है केरला की, जो कि कुत्तानाड़ एरिया में होती है, वहां पर ये डक्स जो हैं ये खतरे के कगार पर हैं। ठीक है, थ्रेटेंड कैटेगरी में आ रही हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपको जो याद रखना है वो ये है कि एवियन इन्फ्लुएंजा का जो साइंटिफिक नाम है H5N1 कहा जाता है। ठीक है, एवियन इन्फ्लुएंजा इज H5N1, जो बर्ड फ्लू है, चिड़ियाओं से जो फ्लू फैलता है, उसका जो फॉर्मूला है H5N1, ये आप याद रखेंगे। ये ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यूपीएससी का, उस बिहाफ से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कहाँ की खबर है ये? बेसिकली कुत्तानाड़ जो एरिया है, कुत्तानाड़ एरिया अपनी दो चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। ठीक है, यहाँ से याद रखेंगे। सबसे पहली है उसकी डक फार्मिंग। कुत्तानाड़ जो हो रही है, कुत्तानाड़ में जो डक फार्मिंग हो रही है, सबसे पहला उसके बैक वाटर्स और पैडी फील्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। ठीक है, जो कुत्तानाड़ डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट इज अलापुजा, कुत्तानाड़ एरिया, दिस प्लेस, पर्टिकुलर प्लेस इज इन न्यूज़, इज फेमस फॉर इट्स बैकवाटर्स एंड बैकवाटर्स के लिए और अपनी पैडी कल्टीवेशन के लिए। ठीक है, धान की खेती के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जाना जाता है। यहां पर कुत्तानाड़ राइस, कुत्तानाड़ चावल जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, कुत्तानाड़ राइस इज इंपॉर्टेंट, बैकवाटर्स इज इंपॉर्टेंट, H5N1 ये आपको याद रखना है। यहाँ पर डक्स की खेती होती है, जो डक होती हैं, बतख होती हैं, वो उन बतख्स को H5N1 का खतरा महसूस हो रहा है। ठीक है, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। H5N1 आपको याद रखना है, क्या है H5N1? ठीक है, H5N1 याद रखना है। कुत्तानाड़ अलापुजा कहाँ पर है? केरला में है,
केरला में डिस्ट्रिक्ट है, अलापुजा डिस्ट्रिक्ट, कुत्तानाड जगह है, ठीक है। उनकी बहुत पुरानी ये डक फार्मिंग, डक की कल्चर करते हैं वो लोग, ठीक है। ये जो है यहाँ पर विलेज ऑफ कुट्टायम ये कहा गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर H5N1 का खतरा बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल है दैट इज रिलेटेड विद पेसा महोत्सव। पेसा आप सभी जानते होंगे। पेसा मतलब होता है पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज, ठीक है। विशाखापट्टनम में एक फेस्टिवल हुआ है, पेसा फेस्टिवल हुआ है, पेसा महोत्सव हुआ है। पेसा की फुल फॉर्म है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज। बेसिकली है क्या, जो हमारा फिफ्थ स्केड्यूल है हमारे भारतीय संविधान का, पांचवा जो स्केड्यूल है, वहां पर कुछ ट्राइबल एरियाज हैं, ठीक है। जहां पर ट्राइबल एरियाज में पंचायती राज जब इंप्लीमेंट हुआ था, जब 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 73rd संवैधानिक संशोधन जो हुआ था, ठीक है, 1992 में, वहां पर फिफ्थ शेड्यूल एरियाज को पंचायत के एम्बिट से बाहर रखा गया था। लेकिन बाद में 1996 में पेसा एक्ट पास होता है, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट, ठीक है। इस एक्ट के तहत जो ट्राइबल एरियाज हैं फिफ्थ शेड्यूल के, वहां की जो ग्राम पंचायत हैं या ग्राम सभा कह लेते हैं, ग्राम सभा को यहां पर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में इन्वॉल्व किया गया था, ग्राम सभा को एम्पावर किया गया था, सेल्फ गवर्नमेंट के तौर पर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को एम्पावर करने के लिए ये चीज दी गई थी। तो उसी के चलते अभी हाल ही में विशाखापट्टनम में पेसा महोत्सव सेलिब्रेट हुआ है, ठीक है। पेसा महोत्सव सेलिब्रेट हुआ है, 2 दिन का ये महोत्सव रहा है, फेस्टिवल त्योहार रहा है। यहाँ पर काफी ज्यादा जो हमारे ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं उन्होंने बहुत जोश से पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। यहाँ पर हमारे स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स हुए हैं, कल्चरल परफॉर्मेंसेज हुई हैं, जो ट्रेडिशनल स्टॉल्स लगाई गई हैं वो भी बहुत सारी यहाँ पर लगाई गई हैं। तो कुछ ट्रेडिशनल स्टॉल्स का यहाँ पर जिक्र किया गया है, वो हम देख लेते हैं एक बार, कौन कौन सी ट्रेडिशनल। सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है जैसे कि ये पूरा जो था ट्राइबल कम्युनिटीज को एम्पावर करने के लिए पेसा महोत्सव रखा गया विशाखापट्टनम में। तो यहाँ पर एक किन्नौर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश से एक ट्रैवलर आए थे, उन्होंने अपनी हिमाचल डेलिकेसीज को, हिमाचली खाने को यहाँ पर प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने मिलेट की जलेबी, मिलेट आप सभी जानते हैं जो मोटा अनाज होता है, मिलेट्स जो होते हैं, मिलेट जलेबी, चिल्ता, सिद्धू, बटर टी और मिलेट मोमोज को यहाँ पर प्रेजेंट किया गया। उनका काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर। फिर दूसरे यहाँ पर गढ़चिलौरी महाराष्ट्र से भी डिस्प्ले हुआ है स्टोन ब्रास फ्यूजन आर्टवर्क का, जिसे रिकॉग्निशन मिला था 2013 में, ठीक है। इसी के चलते यहाँ पर आदिवासी बेटी ट्राइबल कलेक्शन जो मध्य प्रदेश में है, उन्होंने बैम्बू बेस्ड टॉयज और हैंडीक्राफ्ट्स के प्रोडक्ट्स को प्रदर्शित किया यहाँ पर, ठीक है। गुजरात के सेल्फ हेल्प ग्रुप, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के काफी सारे ट्राइबल ग्रुप्स ने अपना प्रदर्शन यहाँ पर, अपनी स्टॉल्स लगाई और इस फेस्टिवल को काफी अच्छा फेस्टिवल बनाया गया। बहुत पैन इंडिया मूवमेंट था विशाखापट्टनम में, जिसने ये पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज महोत्सव सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। ये थी हमारी न्यूज। दूसरी इस कड़ी में आगे चलते हैं, तो आगे अगर हम देखेंगे तो तेलंगाना में 5 मोर जीआई टैग मिलने की संभावना है, ऑफिशियली नॉमिनेट किया गया है। सबसे पहले हम समझते हैं ये जो जीआई टैग्स हैं, ठीक है, इन्हें कैसे देखा जाता है। जो जीआई रिकॉग्निशन है, ये जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन रजिस्ट्री अंडर द सेंटर, ठीक है, जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन रजिस्ट्री, ये सेंटर के तहत आता है, सेंटर गवर्नमेंट के तहत, ठीक है, अंडर द सेंटर, ठीक है, रजिस्ट्री इसके तहत आता है। और यहां पर बेसिकली यूनिक ओरिजिन और हेरिटेज, देखो यहां पर आप समझेंगे ज्योग्राफिकल, ज्योग्राफी मींस क्या होती है, ज्योग्राफिकल मतलब होता है उसकी लोकेशन से रिलेटेड, ठीक है, प्लेस, कौन सी जगह से वो चीज आई है, ठीक है। तो यहां पर
भारत में कुछ चीजों को जीआई टैग दिया जाता है। जीआई टैग इस ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन रजिस्ट्री के तहत दिया जाता है। तो दो चीजें जिनके बेसिस पर दिया जाता है, सबसे पहली है उसकी लोकेशन, उसकी जगह, उसकी प्लेस, जो महत्वपूर्ण जगह है उसको देखा जाता है। तो यहां पर हम पहला पॉइंट है ओरिजिन। जो भी वस्तु है जिसे जीआई टैग मिल रहा है उसकी ओरिजिन, और वो एक धरोहर होनी चाहिए, उसकी हेरिटेज इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, वो धरोहर होनी चाहिए, उसके तहत ये जीआई टैग दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि तिरुपति के लड्डू जीआई टैग। ठीक है, इस तरह की चीजें हैं, या जाफरान, कश्मीर की जाफरान, इस तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें जीआई टैग दिया जाता है। इसी के चलते अभी फिलहाल तेलंगाना में 18 जीआई टैग प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, अगर हम देखेंगे तेलंगाना में 18 जीआई प्रोडक्ट्स हैं, जीआई टैग जिन्हें मिल चुका है, ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन का टैग मिल चुका है। उसमें है पोचमपल्ली की इकत, आदिलाबाद डोकरा, वारंगल दरीज और हैदराबाद हलीम, ये मिला है। अब जो 5 नए प्रोडक्ट जिन्हें इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है, उसमें आते हैं आपके नारायणपेट ज्वेलरी मेकिंग। नारायणपेट से आप समझ रहे होंगे ये जगह है तेलंगाना की। नारायणपेट में ज्वेलरी बनाने की जो कला है उसे हैदराबाद के जो पर्ल्स हैं, मोती हैं, उनको बंजारा ट्राइबल ज्वेलरी, बंजारा जो आदिवासी समाज है उसकी ट्राइबल ज्वेलरी, ठीक है, बंजारा नीडल क्राफ्ट, सुई से जो क्राफ्ट किया जाता है, बंजारा नीडल क्राफ्ट, और बटीक पेंटिंग्स ये फाइनल स्टेज ऑफ अप्रूवल में है। ठीक है, इससे रिलेटेड आगे आर्टिकल आएगा, तब हम इनकी इमेजेस भी देखेंगे और इनको याद भी करेंगे। हम इनको याद करने के लिए एक निमोनिक बनाएंगे, इनकी इमेज देखेंगे, ये क्या है। अभी फाइनल स्टेज ऑफ अप्रूवल में है, जब अप्रूवल हो जाएगा देन इट विल बिकम हाईली इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, इसके साथ और भी पेंडिंग में पड़ी हुई चीजें हैं, ठीक है, जो इसमें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जो रीसेंट एडिशन हुए हैं हाल ही में, जो तेलंगाना से जिन्हें जीआई टैग मिल चुका है, वो नाम आपको याद रखने हैं। सबसे पहला 2024 में हैदराबाद लेकलैंगल्स, ठीक है, और 2025 में वारंगल चपाता चिल्ली। तो इन्हें याद कर लेते हैं। ठीक है, 2 प्रोडक्ट्स हैं, पहला है हैदराबाद लेकलैंगल्स, इसे 2024 में जीआई टैग मिला था, और वारंगल चपता चिल्ली, इसे 2025 में अभी जीआई टैग मिला है। ठीक है, ये 2 नाम हैं, ये आपको याद रखने हैं, जो कि तेलंगाना से जीआई टैग जिन्हें हाल ही में मिला है। तो वारंगल की चपत्ता चिल्ली और हैदराबाद की लेकलैंगल्स, ये जो 2 जीआई प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें अभी हाल ही में जीआई प्रोडक्ट मिला है 2025 और 2024 में, जिन्हें जीआई टैग मिल चुका है, ये याद रखना है। बाकी की जो 5 प्रपोज्ड जीआई टैग वाले प्रोडक्ट्स हैं वो हम आने वाले लेक्चर्स में याद करेंगे। ठीक है, तो ये जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने देखा। ठीक है, इसके बाद नए लेबर कोड्स को लेकर एक एडिटोरियल है जो हमें समझना है। एडिटोरियल में बेसिकली क्रिटिसिज्म किया गया है जो नए लेबर कोड्स आए हैं उनको लेकर, तो इसे समझते हैं। जो नए लेबर कोड्स आए हैं 2019 और 2020 में, ठीक है, उनमें 4 चीजों की बात करी गई है, तो इसे देख लेते हैं। न्यू लेबर कोड्स, दो 2019 और 2020, इसमें 4 स्टेजेस अप्रूव करी गई हैं। ठीक है, वो हमें समझने की हैं। पहला है इंडस्ट्रियल रिलेशन। ठीक है, इंडस्ट्री में एम्प्लॉय का एम्प्लॉय के साथ, वर्कर का वर्कर के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है, उस चीज को देखते हुए, ठीक है, पहला जो चरण है इसमें वो है। दूसरा है वेजेस, और तीसरा सोशल सिक्योरिटी। वेजेस उनकी तनख्वाह को लेकर, सोशल सिक्योरिटी को लेकर, सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी, और ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। देखिए,
नए लेबर कोड्स आए हैं 2019-2020 में, उसमें 4 चीजों पर काम किया गया है। 4 चीजों पर काम किया गया है। पहला जो काम किया गया है वो किया गया है इंडस्ट्रियल रिलेशंस के साथ। जो हमारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस और रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शंस हैं होते हैं, जो किसी भी फैक्ट्री में जो वर्कर काम कर रहे होते हैं, जो ओनर्स होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, उनके बीच का संबंध, वर्कर के बीच में संबंध, उनकी जो वर्किंग कंडीशंस हैं उनसे रिलेटेड पहला पॉइंट ये था। दूसरी उनकी तनख्वाह को लेकर, उनकी सैलरीज को लेकर, उनकी वेजेस को लेकर आया है। तीसरा जो पॉइंट रहा है उनकी सामाजिक सुरक्षा को लेकर, सोशल सिक्योरिटी को लेकर बात करी गई है। और चौथा यहां पर ऑक्यूपेशनल वर्क सेफ्टी की बात करी गई, हेल्थ एंड सेफ्टी। जो काम करते वक्त हेल्थ और सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए हम इस चीज को देखा गया है, क्योंकि हमने देखा है फैक्ट्रीज में अनसेफ कंडीशंस में वर्कर्स काम करते हैं, जिसकी वजह से उनमें लॉन्ग टर्म डिजीजेस भी बन जाते हैं, काफी खतरनाक जानलेवा बीमारियां भी बन जाती हैं, कभी कभी किसी को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ जाता है। तो इन सभी चीजों को लेकर ये 4 पहलुओं पर इन लेबर कोड्स में काम किया गया है। ठीक है, तो यहां पर यही कहा है कि ये जो 2019 और 2020 के कोड्स हैं, इन्होंने इन 4 चीजों पर काम किया गया है। ठीक है, यहां पर वर्कर्स, लेकिन दिक्कत यहां पर यह हुई है कि ये जो कोड्स पास किए गए हैं इनमें से वर्कर, एम्प्लॉयर्स और गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स जो इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस में हैं उनकी बात नहीं सुनी गई। ठीक है, 3 लोग, सबसे पहला जो हमारे वर्कर्स हैं, जो वर्कर काम करते हैं फैक्ट्री में, वो एम्प्लॉइज इंक्लूडिंग मैनेजरियल पोजीशंस ऑल्सो, और गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव, इन तीनों से कोई सलाह मशवरा नहीं लिया गया है। इसलिए इन कोर्ट्स को कहा गया है कि ये थोड़े से हमारे वर्कर्स के हक को छीन रहे हैं। ठीक है, स्पेशली इनफॉर्मल वर्कर्स। ठीक है, जैसा आप यहां हेडिंग में देखेंगे, थ्रेट्स टू इनफॉर्मल वर्कर्स। ठीक है, जो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं, जो कि फॉर्मल कैटेगरी के अनौपचारिक कामकाज में जो वर्कर्स रहते हैं, उनके लिए ये खतरा है बहुत बड़ा। ठीक है, तो यहां पर कहा गया है, यूनियन गवर्नमेंट ने कहा, ये कोर्ट्स को कंसोलिडेट करने की बात करी गई है यहां पर। ठीक है, यहां पर जो बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट है उसे कंप्लीटली हटा दिया गया है। 1996 में एक एक्ट था, ठीक है, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क, इसको हटा दिया गया है। यहां पर 180 रूल्स थे जो कि इस एक्ट में थे, जो वर्कर की सेफ्टी से रिलेटेड थे, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की सेफ्टी से रिलेटेड, उन्हें हटा दिया गया है। ठीक है, और नए ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशंस लाए गए हैं। लेकिन यहां पर मेजर जो खतरा यहां पर जो आर्टिकल के राइटर्स ने बताया है, वो बताया है कि जो सोशल सिक्योरिटी कोड है, ये जो है फॉर्मल सेक्टर में ही है, यहां से इनफॉर्मल सेक्टर को थोड़ा अलग रखा गया है। ठीक है, इनफॉर्मल वर्कर्स के नेग्लिजेंस की बात करी गई है कि यहां पर जो नॉन इनफॉर्मल वर्कर्स हैं, जो अनौपचारिक काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो हमारे गिग वर्कर्स हैं, ठीक है, जोमेटो स्विगी पे काम करने वाले जो हमारे वर्कर्स हैं, या हमारे डोमेस्टिक हेल्प हैं, घर में काम करने वाले जो वर्कर्स हैं, ठीक है, उनको यहां पर उस चीज से अलग रखा गया है। ठीक है, तो इन्होंने यहां पर कहा है कि जो तमिलनाडु का स्ट्रॉन्ग आर्किटेक्चर है, जो वे फॉरवर्ड बताया गया है, तमिलनाडु का मैनुअल वर्कर्स एक्ट है। ठीक है, आप याद रखेंगे, तमिलनाडु मैनुअल वर्कर्स एक्ट, तमिलनाडु मैनुअल वर्कर्स एक्ट 1982, इस एक्ट से हमें सीख लेने की उन्होंने बात करी गई है कि यहां पर वर्कर्स और जो यूनियंस हैं, वर्कर यूनियंस हैं, उनकी जो उनसे डिस्कशन करना, उनसे कॉन्फ्रेंस करना, डायलॉग्स करना, ये यहाँ से हमें इस चीज़ को देखना होगा और वर्कर्स के वेलफेयर में हमें इस चीज़ पे काम करना होगा। ठीक है, तो यही चीज़ें आपको याद रखनी, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो हमने 4 चीज़ें देखी कि 4 चरण क्या है नए लेबर कोड्स के, और इसमें इनफॉर्मल वर्कर्स के नेग्लिजेंस की बात करी गई है। और वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है कि जो तमिलनाडु का मैनुअल वर्कर्स एक्ट है 1982 का, उससे हम उसके आर्किटेक्चर को, जिसमें डायलॉग है बिटवीन द वर्कर्स एंड द स्टेट, इनफॉर्मल वर्कर्स और स्टेट को मद्देनजर रखते हुए जो भी फैसला लेना है उस पर बात करी गई है। ठीक है, यहां पर अगले आर्टिकल जो हमारा आ रहा है, दैट इज रिलेटेड विद ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग क्या होता है? ग्रीन वॉशिंग एक ऐसी प्रक्रिया है, अगर हम समझना चाहें, ग्रीन वॉशिंग, देखो ग्रीन से यहां पर लेना देना है किसी चीज को हम इको फ्रेंडली, पर्यावरण के लिए अच्छी चीज है, ऐसा डिपिक्ट कर रहे हैं। वॉशिंग मतलब हम एक तरह से डिपिक्ट कर रहे हैं, लेकिन यहां फॉल्स क्लेम किया जा रहा है, झूठी
क्लेम किया जा रहा है, झूठा वादा किया जा रहा है। ठीक है, सपोज हमने कोई प्रोडक्ट बनाया और मैंने कहा ये प्रोडक्ट इको फ्रेंडली है, नेचर को बचा रहा है, लेकिन एट द बैक एंड पीछे वो प्रोडक्ट ऐसा नहीं है, वो नेचर को डैमेज ही कर रहा है। ठीक है, तो हम सामने से दिखा रहे हैं कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है ये ग्रीन वॉशिंग मतलब इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है, लेकिन वो असल हकीकत में इको फ्रेंडली प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, उसके लिए उस प्रोडक्ट को बनाने में काफी ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। इस प्रक्रिया को बोला जाता है ग्रीन वॉशिंग। ठीक है, तो यहां पर बात करी गई है कि जो अरावली हिल्स का जो डिस्प्यूट है उसको देखते हुए यहां पर बात करी गई है। सबसे आपने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स में भी देखा होगा, यहां कहा जा रहा है कि जो 100 मीटर से नीचे वाली जो पहाड़ियां हैं अरावली की, अरावली माउंटेन्स की, जो कि ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स का पार्ट है, ठीक है, जिसमें हमने देखा था पिछली क्लासेस में, जो कि काफी ज्यादा रिवर्स का भी एक स्रोत रहा है। ठीक है, जिसमें हमने 3 रिवर्स के नाम पढ़े थे। अगर आपको वो 3 रिवर्स के नाम याद हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। लेट्स टेस्ट आवर मेमोरी। तो यहां पर कहा गया है, ठीक है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 2010, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 2010 ने एस्टिमेट किया, बताया है, ठीक है, कि जो 100 मीटर से नीचे वाली पहाड़ियां हैं वो लगभग 92% अरावलीज को कवर कर रही हैं। तो यहां पर कहा गया है 92% अरावलीज जो माउंटेन्स हैं, ठीक है, वो 100 मीटर से नीचे ही हैं। तो इस तरह से तो हमारा जो अरावलीज है उसमें से काफी बड़ा हिस्सा जो है वो इलीगल माइनिंग का थ्रेट बन जाएगा। ठीक है, इस पूरे में यही बात करी गई है किस तरह से ये ग्रीन वॉशिंग इकोलॉजिकल बेसिस पर सरकार के प्रति डिस्ट्रस्ट शो किया गया है यहां पर। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में 20 नवंबर को ये चीज कही गई थी कि जो अरावली माउंटेन्स हैं वहां पर इलीगल माइनिंग का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, जिसकी वजह से अरावलीज को खतरा महसूस, बहुत ज्यादा खतरा है। इसके मद्देनजर रखते हुए जो कमेटी ने रिपोर्ट दी थी वहां कहा गया था कि इलीगल माइनिंग से बचने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये अपना वर्डिक्ट सुनाया था कि इलीगल माइनिंग से बचने के लिए हम कुछ एरिया ऐसा रखेंगे जहां पर लीगल माइनिंग अलाउ की जाएगी, जिसकी वजह से इलीगल माइनिंग को रोका जा सकता है। लेकिन इसमें जो डेफिनेशन दी गई है अरावली माउंटेन्स की, विच इज लेस देन 100 सेंटीमीटर, उसमें 92% जो एरिया है वो अरावली का कवर हो जाता है। ठीक है, यहां से जो स्टोन और मिनरल्स का सप्लाई है वो बढ़ जाएगा और हमारे अरावली खतरे में आएंगी। यहां से ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, जो ग्राउंड वाटर है हमारा, वो उस पर काफी ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, और इकोलॉजिकल सिक्योरिटी खराब होगी। जो अभी दिल्ली और हरियाणा में एयर पोल्यूशन AQI की हम बात कर रहे हैं, माइनिंग की वजह से वो AQI लेवल और भी ज्यादा बूस्ट अप हो सकता है। ठीक है, तो ये आप समझ पा रहे होंगे जो ग्रीन वॉशिंग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो यही है कि जिस चीज को हम बोल रहे हैं कि ये इको फ्रेंडली है, हम बोल रहे हैं कि हम इलीगल माइनिंग को बचाने के लिए माइनिंग को लीगलाइज कर रहे हैं, तो वो किस तरह से हमारे अरावलीज को, हमारे इकोसिस्टम को, जो भी हमारा इकोसिस्टम है उसके लिए एक खतरा बन चुका है। ठीक है, यहां पर 92% अरावलीज खतरे में आ जाएंगे, ग्राउंड वाटर डिप्लीट होगा, इकोलॉजिकल सिक्योरिटी खराब होगी, प्लस दिल्ली हरियाणा NCR वाला जो रीजन है वहां की AQI इंडेक्स, AQI लेवल जो है वो और ज्यादा वर्स हो जाएगा, एयर क्वालिटी बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो इस पे एक बार विचार करने की बात करी गई है। यहां पर जो सेंटर ने अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट प्रपोज किया था कि अरावली में हम ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट बनाएंगे, अरावली जो थार डेजर्ट है उसके हम इस तरफ अरावली की तरफ काफी सारे पेड़ लगाएंगे, जिसकी वजह से जो रेगिस्तान है, थार का रेगिस्तान है, वो आगे ना आ पाए। ठीक है, वो पैक रहे, क्योंकि अरावली जो माउंटेन रेंज है, अरावली की जो पर्वत श्रृंखला है, ये काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है उस डेजर्ट को बाकी एरियाज में फैलने से रोकने के लिए। और जब ये अरावली खतरे में आ जाएगा, जो कि 92% हिस्सा है, तब ये जो हमारा ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट है ये भी खतरे में। तो ये एक तरह का एग्जाम्पल दिया गया है कि ये किस तरह से एक ग्रीन वॉशिंग का एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, ये चीज हमने देखी, ग्रीन वॉशिंग का कॉन्सेप्ट हमें समझ में आया, क्योंकि ऑलरेडी एक बार ग्रीन वॉशिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, ये हम यूज कर सकते हैं अपने मेंस आंसर राइटिंग में। ठीक है, जीएस पेपर 3 में ये यूज किया जा सकता है, इट कैन बी यूज्ड इन आवर जीएस पेपर 3। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कम्स व्हाट इज द ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी एंड इट्स रोल। ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी, ठीक है, अगर हम बात करें सॉरी, ठीक है, ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी, यहां से आप देख रहे होंगे ये एक हमने एक ऑर्गेनाइजेशन
तरह की बनाई है जिसमें हम पोर्ट की सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। ब्यूरो ऑफ सिक्योरिटी क्या है और उसका रोल क्या है, यहां पर हमें समझना चाहिए। व्हाट चैलेंजेस इन कोस्टल सिक्योरिटी डज इंडिया फेस एंड हाउ विल बीओपीएस एड्रेस देम। बीओपीएस इज ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने The center has constituted the Bureau of Port Security as a statutory body under Section 13 of newly established Merchant Shipping Act 2025. Merchant Shipping Act 2025. यहां से इस चीज को समझेंगे। एक एक्ट पास होता है 2025 में, 2025 में एक एक्ट पास किया गया पार्लियामेंट के द्वारा, मर्चेंट शिपिंग एक्ट। इस एक्ट के सेक्शन 13 के तहत यहां पर एक बॉडी बनाई गई। इस एक्ट के जो मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 है, मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 के तहत एक बॉडी बनाई गई जिसका नाम रखा गया ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी। ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी, बीओपीएस नाम रखा गया, ठीक है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बॉडी बनाई गई है। क्या बेसिकली इसका मोटिव क्या है, ठीक है। मॉडल्ड ऑन द ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, इट विल फंक्शन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज एंड विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटरी ओवरसाइट फंक्शन रिलेटेड टू सिक्योरिटी ऑफ शिप एंड पोर्ट फैसिलिटीज, ठीक है। इसके रोल क्या रहेगा, दो तरह के रोल बताए गए हैं। पोर्ट सिक्योरिटी, जो हमारे पोर्ट्स हैं उसकी सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये, और दूसरा है सिक्योरिटी ऑफ शिप्स, सिक्योरिटी ऑफ शिप्स एंड पोर्ट फैसिलिटीज, ठीक है। दो रोल इस ब्यूरो को दिए गए हैं, ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी। सबसे पहले जो हमारी शिप्स हैं उसकी सिक्योरिटी, और दूसरी पोर्ट की फैसिलिटीज। इन दोनों चीजों पर ध्यान रहेगा। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आ रहा है ये आ रहा है आपका मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज, ये मिनिस्ट्री, इस मिनिस्ट्री के तहत ये बीओपीएस की स्थापना करी गई है, ठीक है। याद रखेंगे कोस्टल सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। अभी तक क्या होता था, अभी तक जो कोस्टल सिक्योरिटी हमारा तटीय इलाका है, समुद्री तटीय जो इलाका है, उसकी सिक्योरिटी, पोर्ट फैसिलिटीज वगैरह देखती थी काफी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। जिसमें कोस्ट गार्ड, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। यहां देख लेते हैं, आप समझेंगे। कोस्टल सिक्योरिटी, पहली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कोस्ट गार्ड है, ठीक है। कोस्ट गार्ड। दूसरा देखेंगे तो यहां पर लिखा गया है सेंट्रल सीआईएसएफ, सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। दूसरा है स्टेट मैरीटाइम पुलिस, स्टेट मैरीटाइम पुलिस, और आखिरी है हमारा नेवी, ठीक है। अभी तक जो तटीय इलाके थे उनकी सिक्योरिटी और पोर्ट फैसिलिटीज को देखने के लिए चार अलग अलग संस्थाएं, चार अलग अलग इंस्टीट्यूशंस अपना काम कर रहे थे, जिसमें पहला था कोस्ट गार्ड, दूसरा था सीआईएसएफ, स्टेट मैरीटाइम पुलिस और नेवी। अब होता क्या था, इन चारों के डिसीजन मेकिंग पावर अलग अलग थी, अथॉरिटी अलग अलग होती थी, तो यहां पर कोऑर्डिनेशन का बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती थी। जो डिसीजन था वो डिसीजन डिले हो जाते थे, आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं बैठता था। तो उसके लिए क्या किया गया, यहां पर इनको हटाकर, ठीक है, ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी बना दिया गया, जो कि एक अथॉरिटी रहेगी जिसकी मदद से कोऑर्डिनेशन बेटर किया जाएगा, ऑपरेशन बेटर किया जाएगा, ठीक है। ओवरसाइट, रेगुलेटरी और कोऑर्डिनेशन को बेटर किया जाएगा। और इस ब्यूरो को स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया है, स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया है। ये स्टैट्यूटरी बॉडी होने के नाते ये
अपना सारा काम देखेगी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के तहत ये काम करेगी, ठीक है। इंटरनेशनल शिप एंड पोर्ट फैसिलिटी सिक्योरिटी के तहत ये काम करेगी यहाँ पर, ठीक है। क्रिटिसिज्म हुआ है, पोर्ट मॉडर्नाइजेशन पर भी काम होगा। मेन जो क्रिटिसिज्म इसमें आया है वो ये आया है कि यहाँ पर इस एक्ट के तहत जैसे उन चारों ऑर्गेनाइजेशन को हटाकर एक ब्यूरो को स्थापित कर दिया गया है, तो यहाँ पर एक क्रिटिसिज्म ये झेलना पड़ रहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है, उसको ज्यादा अथॉरिटी दे दी गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ज्यादा पावर आ गई है। जो हमारा यूनियन है, केंद्र सरकार के हाथ में ज्यादा पावर दे दी गई है, और जो जिन स्टेट्स में पोर्ट हैं उन स्टेट्स की पावर यहां पर छीनी गई है। ऐसा क्रिटिसिज्म इस ब्यूरो का बताया गया है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। याद रखना है कि चारों को हटाकर ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी एक्ट बनाया है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर बनाया है? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के अंडर बनाया है। किस एक्ट के तहत इसे स्टैच्यूटरी स्टेटस दिया गया है? मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 के तहत इसे स्टैच्यूटरी स्टेटस दिया गया है, ठीक है। अब अगले आर्टिकल हम देखते हैं, व्हाई मैन्युफैक्चरिंग लैग्ड इन इंडिया। ओके, व्हाई मैन्युफैक्चरिंग हैज लैग्ड इन इंडिया। इंडिया में जो, ठीक है, यहां पर आप देखेंगे जो हमारे तीन तरह की एक्टिविटीज हमने देखी होंगी। एक होती है प्राइमरी इंडस्ट्री, दूसरी होती है सेकेंडरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी सेक्टर, और एक होता है टर्शरी सेक्टर, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर में हमारे कृषि आता है, एग्रीकल्चर आता है। सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग आता है, बनाने वाली चीजें आती है, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो सेकेंडरी में हमारा मैन्युफैक्चरिंग आएगा, ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है। टर्शरी में सर्विस आ जाती हैं, सेवा जो होती है, ठीक है, जिसमें एजुकेशन आ गया, ठीक है। इस तरह की चीजें बताई गई हैं। तो यहां पर बेसिकली एक मॉडल की बात करी गई है। अगर आप देख यहां, अगर हम इस चीज को समझने की चाहें तो बेसिकली यहां पर एक डच डिजीज की बात करी गई है, डच डिजीज, ठीक है। अब ये डच डिजीज क्या है इसे समझते हैं, और ये किस तरह से भारतीय मैन्युफैक्चरिंग इसकी वजह से पिछड़ रही है उसको हम देखते हैं, ठीक है। डच डिजीज, यहां पर क्या बोला जाता है कि सपोज एक इकॉनमी है, एक अर्थव्यवस्था है, वहां पर एक सेक्टर ये है, इसे मान लीजिए आप, ये प्राइमरी सेक्टर है, ये सेकेंडरी सेक्टर है, और ये टर्शरी सेक्टर है। इस तरह का सेक्टर है, अलग अलग अपने डोमेन्स में ये सेक्टर काम कर रहे हैं, ठीक है। अब किया क्या, यहां पर जो टर्शरी सेक्टर है, जो सर्विस सेक्टर है, उसको मैंने बूस्ट कर दिया, ठीक है। उसमें एम्प्लॉयमेंट, रोजगार बढ़ा दिया, रोजगार बढ़ाया। सर्विस सेक्टर में बीपीओ सेक्टर आया, ठीक है, उससे मैंने अपने सर्विस सेक्टर को बूस्ट कर दिया। अब सर्विस सेक्टर को बूस्ट करने से क्या हुआ, जो लोग यहां पर, अब उनको सैलरी की अपॉर्चुनिटी मिल गई, यहां पर बेटर इनकम्स मिल रही हैं, बेटर लाइफस्टाइल, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनकी बढ़ रही है। तो क्या होगा, जो सेकेंडरी सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, जो लेबर है, अब वो क्या करेगी, अपनी स्किल्स को एनहेंस करके सर्विस सेक्टर में जाने के लिए जाना चाहेगी। सेम विद प्राइमरी सेक्टर, यहां से भी जो हमारी वर्कफोर्स है वो आकर टर्शरी सेक्टर में जाएगी। एक सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, एक सेक्टर को बूस्ट करने के वजह से दूसरे सेक्टर स्लो डाउन हो गए, ठीक है। जो सर्विस सेक्टर है उसको बढ़ाने की वजह से सेकेंडरी सेक्टर गिर गया, प्राइमरी सेक्टर गिर गया। इसी फिनोमेना को बोला जाता है डच डिजीज, ठीक है। ये डच में हुआ था, इस वजह से यहां पर जो डच में 1959 में जो हमारा है, ठीक है, 1959 में यहां पर नए गैस फील्ड मिले थे, जिसकी वजह से वहां पर गैस फील्ड में रोजगार की जो अवसर है वो ज्यादा बढ़ गए। इसकी वजह से दूसरे जो लोग दूसरी नौकरियों को छोड़कर वहां पर आ रहे थे। ये चीज यहां पर अप्लाई करी गई है, ठीक है। ये चीज यहां बताई गई है कि इंडिया में टर्शरी सेक्टर बूस्ट कर दिया गया है। जब से जो हमारे एलपीजी रिफॉर्म्स हुए हैं, वहां से इंडिया में इंग्लिश स्पीकिंग वाले जो जनसंख्या है वो ज्यादा बढ़ी, यहाँ के लोगों को इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स ज्यादा आई, जहां से बीपीओ सेक्टर काफी ज्यादा एनहेंस हुआ। दुनिया की बहुत सारी कंपनीज ने यहाँ के बीपीओ सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में इन्वेस्ट किया, जिसकी वजह से जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो गिर गया, वहां टेक्नोलॉजी नहीं आ पाई, और जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगा, ठीक है। तो यही चीज बताई गई है। India has lagged behind China and South Korea because share of manufacturing in India's GDP has remained relatively constant and has recently lost to services, limiting productivity and income growth. अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया में
चाइना और साउथ कोरिया काफी आगे निकल गए और इंडिया पीछे रह गया। क्यों? क्योंकि इंडिया ने केवल सर्विस सेक्टर पर ध्यान दिया गया, जिसकी वजह से जो हमारी जीडीपी कांस्टेंट रही। ठीक है, जीडीपी नहीं बढ़ पाई क्योंकि हमारे यहाँ वर्कफोर्स ज्यादा है, लेबर ज्यादा है, लेबर इंटेंसिव कंट्री हैं हम। हमें जब हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर ध्यान नहीं देंगे तब तक हमारी जीडीपी जीडीपी उतनी ज्यादा एनहेंस नहीं होगी। ठीक है, आज के दौर पे इकोनॉमी जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था रूल करती है। ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग एक इंपॉर्टेंट पिलर है जीडीपी का। तो चाइना और साउथ कोरिया ने मैन्युफैक्चर तीनों सेक्टर पर बराबर ध्यान दिया, एग्रीकल्चर पर, मैन्युफैक्चरिंग पर और सर्विस सेक्टर पर, तीनों पर बराबर ध्यान दिया, इसलिए उनकी जीडीपी आगे बढ़ गई। इंडिया ने सर्विस सेक्टर पर ज्यादा ध्यान दिया, जिसकी वजह से ग्रोथ कम हुई और हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कम हुआ, जिसकी वजह से हमारी जीडीपी धीमी पड़ गई। ठीक है, high government salary drew workers away from manufacturing, raised economy wide wages and prices, led to real exchange rate appreciation, making manufacturing less competitive। हुआ क्या यहाँ पर भारत में जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, सरकारी नौकरियों में जॉब सिक्योरिटी ज्यादा है, सरकारी नौकरियों में वेजेस ज्यादा मिल रही हैं, सैलरी ज्यादा मिल रही है, जिसकी वजह से ज्यादातर यूथ, ज्यादातर लोग गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ भाग रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ काम करना नहीं चाह रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी जो इकोनॉमी है वो डाइवर्सिफाई नहीं हो पाई। ठीक है, डिस्पाइट प्राइवेट सेक्टर डायनेमिज्म, मैन्युफैक्चरिंग फेल्ड टू रिस्पॉन्स एडुकेट टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, इंस्टेड ग्रोथ रिलाइड ऑन अबंडेंट लेबर रिजर्व्स, लीडिंग टू लॉपसाइडेड ग्रोथ, राइजिंग इनइक्वालिटी एंड स्टैग्नेशन इन वेज एंड प्रोडक्टिविटी। देखिए यहां पर क्या बात करी गई है। देखो, प्राइवेट सेक्टर ने मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट तो किया, लेकिन हुआ क्या, यहां जो हमारी यूथ है उन्होंने, या तो यूथ स्किल्ड यूथ है या अनस्किल्ड यूथ है। अब स्किल्ड यूथ या तो बाहर जा रही है, फॉरेन कंट्रीज में जा रही है अपने बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए, या वो मैनेजरियल रोल्स पर काम कर रही है, और दूसरी तरफ वर्कर्स हैं, कुछ हैंडफुल ऑफ वर्कर्स हैं जिनको जो स्किल्स नहीं है, अनस्किल्ड लेबर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जा रही है, जिसकी वजह से उनके बीच की जो इनइक्वालिटी है वो बढ़ रही है। ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इसकी वजह से टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहां पर स्किल्ड लेबर नहीं मिल पा रही है, टेक्नोलॉजिकल लूप होल्स हैं, इसकी वजह से इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लैग कर गया। ये पूरा इस आर्टिकल का जिस्ट था। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। यहां पर आपको एक टर्म याद रखना है, दैट इज डच डिजीज। डच डिजीज आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है डच डिजीज, देन प्लीज वीडियो को दोबारा देखिए, और फिर भी ना समझ में आया प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे। ठीक है, डच डिजीज आपको याद समझना है। ठीक है, आशा यही है कि आपको समझ में आया हो। जब एक सेक्टर को बूस्ट करने के लिए बाकी दो सेक्टर्स उन पे कम ध्यान दिया जाए और वो गिर जाए, इसी को डच डिजीज कहा गया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द आर्टिकल, इट इज रिलेटेड विद खीजादीज अबंडनमेंट। ठीक है, एक आर्कियोलॉजिकल साइट हमें मिली है, एक आर्कियोलॉजी, जैसे कि हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में काफी सारी साइट्स पढ़ते हैं, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ढोलावीरा। ठीक है, तो इस तरह की जब हम साइट्स पढ़ते हैं, यहां पर एक एंशिएंट साइट हमें मिली है, जिस साइट का नाम है खीजादी। ठीक है, ये याद रखेंगे, तमिलनाडु की वहगई रिवर पर। कहां पर है ये? तमिलनाडु, ऑन द बैंक्स ऑफ वहगई रिवर। ठीक है, वैगई रिवर के बैंक्स पर तमिलनाडु में हमें एक आर्कियोलॉजिकल साइट मिली है, जिसका एग्जीबिशन चल रहा है। खीजादी नाम की ये जगह है। ठीक है, यहां पर हमने कुछ टेक्नोलॉजी, और ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है साइट, क्योंकि आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, एंशिएंट हिस्ट्री में, संगम लिटरेचर के बारे में। ठीक है, संगम लिटरेचर, जो संगम पोएम्स हैं, संगम लिटरेचर जो है, उसमें काफी सारी बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, काफी सारी पोएम्स हैं, काफी सारे एपिक वर्क्स हैं। ठीक है, जैसे कि मनी मेघलाई है। ठीक है, इस तरह के आपके एपिक्स हैं। तो इन एपिक्स में काफी सारी चीजें लिखी गई हैं, लेकिन एक चीज मिसिंग है, दैट इज डेट्स। समय का अनुमान नहीं लगाया गया है। ठीक है, तो इसलिए ये जगह इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि तमिलनाडु में वैगई रिवर के साइड बैंक्स पर ये जो आर्कियोलॉजिकल साइट हमें मिली है खीजदी, यहां पर हम जो भी हमें मटेरियल मिल रहा है, जो भी अवशेष हमें मिल रहे हैं यहां पर, उसे हम संगम लिटरेचर की एज को पता लगाने में ये हमारी मदद करेंगे। तो यहां पर एज पता लगाने के लिए एक टेक्नोलॉजी यूज करी जा रही है, आपको उस टेक्नोलॉजी का नाम याद रखना है। ठीक है, उस टेक्नोलॉजी का नाम है ऑप्टिकली सिमुलेटेड ल्यूमिनेसेंस।
OSL, यहां पर भी आप देख सकते हैं, ऑप्टिकली सिम्युलेटेड ल्यूमिनेसेंस टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी की मदद से, OSL टेक्नोलॉजी, ये नाम आपको याद रखना, पूरे आर्टिकल में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो यही है। कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं? सबसे पहले आपको कीजडी नाम याद रखना है, कीजडी सॉरी एवरीवन, अलाउ मी अ मिनट। कीजडी एक आर्कियोलॉजिकल साइट है। कहां पर है? तमिलनाडु में है। किस रिवर के किनारे है? वैगई रिवर के किनारे है। यहां से हम संगम लिटरेचर की एज पता कर रहे हैं। कौन सी टेक्नोलॉजी? OSL टेक्नोलॉजी की मदद से हम एज को पता कर रहे हैं, क्योंकि संगम लिटरेचर में हमें एज के बारे में नहीं पता चलता, हमें डेट्स नहीं मिलती हैं। तो यहां पर जो भी अवशेष हमें मिल रहे हैं उन्हें हम संगम लिटरेचर से जोड़कर देखेंगे और इस टेक्नोलॉजी की मदद से हम एज को प्रिडिक्ट करेंगे, ऐसा इस आर्टिकल में कहा गया है। ठीक है, तो ये आपको इस टेक्नोलॉजी का नाम याद रखना है। ठीक है, और इस जो भी रिपोर्ट अभी तक जितनी भी इसमें रिपोर्ट आई है उसमें यह बताया गया है कि यहां पर फ्लड के कारण, जो वैगई रिवर है उसमें आई फ्लड के कारण ये कीजड़ी जो जगह है ये नीचे दब गई और इसका अब एक्सकेवेशन चल रहा है। ठीक है, और क्लाइमेट चेंज भी यहां पर एक काफी बड़ा फैक्टर रहा है। ठीक है, द स्टडी हैज इंप्लीकेशंस फॉर हाउ आर्कियोलॉजिकल इंटरप्रेट कीजड़ी। Discussion about the site have focused on how old it is and the period to which it belongs. The new work doesn't date the construction of the bricks themselves, instead it dates the sediment covering the remains. ठीक है, यहां पर हाई एनर्जी फ्लड आई थी और यहां पर हम इस टेक्नोलॉजी के बारे में समझ रहे हैं और इन्हीं ये आपको ये चार चीजें इस पूरे आर्टिकल से याद रखनी है। और यहां बताया गया है कि ये जो खीजड़ी है ये लगभग 1155 साल पुरानी है, ऐसा हमने अनुमान लगाया है इस टेक्नोलॉजी की मदद से। 1105 ईयर पुरानी है आज से। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जो कि प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आपको ये वाले फैक्ट्स याद रखने हैं। ओके, ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अपनी डायरी में, अपनी नोटबुक में इस चीज को लिख सकते हैं, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, होप ये इंपॉर्टेंट रहा हो, आपको ये चीजें समझ में आई हो। ठीक है, तो ये आज की न्यूज थी। ठीक है, होप आप सभी को समझ में आई हो चीजें। अब दो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हैं हमारी तरफ से। पहला जो अनाउंसमेंट है दैट इज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPPCS के लिए बैच लॉन्च हुआ है। लक्ष्य 2026 बैच लॉन्च किया गया है UPPCS के प्रिपरेशन के लिए, जो अब आने वाली आगामी परीक्षा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की UPPCS की। उसमें प्री कम मेंस बैच है ये, जिसमें आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी कराई जाएगी। मेंस में आपके GS पेपर 1, यहां पर आपके मेंस के GS पेपर 1, 2, 3, 4 और आपके GS पेपर 5 और 6 जो कि यूपी स्पेशल पेपर हैं उनकी भी तैयारी कराई जाएगी। तो मेंस की भी तैयारी कराई जाएगी, प्लस प्रीलिम्स की भी तैयारी कराई जाएगी। आपके जो MCQ सॉल्विंग स्किल्स हैं उनको एनहेंस किया जाएगा इस बैच में। ये बैच इंग्लिश हिंदी दोनों मोड में रहेगा। ऑफलाइन बैच है, इसमें आपको 5 दिनों का फ्री डेमो मिल रहा है सेंटर पर। ठीक है, पूरा सिलेबस कवरेज होगा यहां पर। ठीक है, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व कराएंगे फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। ठीक है, वीकली करंट अफेयर्स होगा, क्योंकि आप जानते हैं UPPCS के एग्जाम में करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। करंट अफेयर्स से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस कॉन्टेक्ट दिए गए हेल्पलाइन पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कोर्स के बारे में और जानकारी ले सकते हैं और हमारे सेंटर पर विजिट कर सकते हैं इस कोर्स में अपने आप को एनरोल करने के लिए। तो काफी सुनहरा मौका है, काफी अच्छा मौका है 2026 में। अगर आप अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPPCS के पेपर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, पहला अनाउंसमेंट। दूसरा अनाउंसमेंट है लक्ष्य 2026। IAS का पेपर नजदीक आ रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। IAS UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का प्रीलिम्स नजदीक आ रहा है। उससे पहले हमने एक मॉक टेस्ट लॉन्च किया है। पहला मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट फर्स्ट है ये। ठीक है, IAS प्री एग्जाम, प्रिलिमिनरी एग्जाम से पहले एक प्रीलिम्स एक आपके लिए एक टेस्ट मैच है। ठीक है, एक टेस्ट मैच है, आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं कि आप एग्जाम देने के लिए कितने तैयार हैं। तो प्री बिफोर प्री, ठीक है, ये 28 दिसंबर को, आने वाली जो 28 दिसंबर है, 28 तारीख है, वहां होगा। ऑफलाइन होगा सेंटर पर और ऑनलाइन होगा यस मेंटोर ऐप पर। जो ऐप है यस मेंटोर ऐप, ये ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, यस मेंटोर ऐप।
ओके, सेंटर फॉर एम्बिशन का ये ऐप है, यस मेंटोर। इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट देख सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन टेस्ट में आना चाहते हैं, क्लास में बैठकर ये टेस्ट देना चाहते हैं, एनवायरनमेंट के बीच अगर आप ये टेस्ट देना चाहते हैं, तो आप ऑफलाइन मोड में भी आ सकते हैं। हमारे सीएफए के सेंटर पर, सेंटर फॉर एम्बिशन के सेंटर पर आ सकते हैं। आप दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। इट इज फ्री फॉर ऑल स्टूडेंट्स, इसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री ओपन मॉक टेस्ट है सबके लिए। अगर आप इंटरेस्टेड है देन प्लीज मोस्ट वेलकम। ऑफलाइन मेरा सजेशन यही रहेगा, ऑफलाइन आकर आप सेंटर पर एग्जाम ओरिएंटेड एनवायरनमेंट में टाइम बाउंड मैनर में इस टेस्ट को दीजिए और अपनी तैयारी को देखिए और एक रोड मैप तैयार कीजिए आने वाले 4-5 महीने के लिए कि आपको प्रीलिम्स के लिए किस तरह से तैयार करनी है, और आपको मेंटोरशिप भी मिल सकती है। ठीक है, तो अगर आपको मेंटोरशिप की जरूरत है कि आप आगे आने वाले 4-5 महीने किस तरह से प्रिपरेशन करें, ठीक है, वो भी आपको होगी, तो रजिस्टर नाउ। दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये दो हमारे अनाउंसमेंट थे। दैट वाज ऑल फ्रॉम आवर साइड इन टुडेस क्लास। थैंक यू सो मच एवरीवन। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और सीखते रहिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम निकालना है एंड इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच एवरीवन। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, टेक केयर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।